हेलो एवरीवन, माय नेम इज मानसी भारद्वाज। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाली थी गैसेस के बारे में। जो हमारी मोनोटोमिक गैसेस थी, डायटोमिक गैसेस एंड ट्राइटोमिक गैसेस थी, तीनों गैसेस की हमने क्या निकाली थी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालेंगे सॉलिड्स की और जो हमारे लिक्विड्स होते हैं उनकी। देखो, जो हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालेंगे सॉलिड्स की, उसमें हम क्या यूज करेंगे, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी हमें क्या कहता है कि हर एक मॉलिक्यूल, जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं, हर एक मॉलिक्यूल के अंदर 1/2 kBT जाता है। अगर मान लिया मोनोटोमिक गैसेस है तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो एक के अंदर, एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर 1/2 kBT एनर्जी जाएगी तो तीन के अंदर 3/2 kBT जाएगी। तो ये क्या है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो हमें पता है कि 1 ग्राम मोल ऑफ सॉलिड्स के लिए, देखो 1 ग्राम मोल ऑफ सॉलिड्स में, 1 ग्राम मोल ऑफ सॉलिड्स में मान लिया कि Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, मतलब एवोगैड्रो नंबर होते हैं। क्योंकि सॉलिड्स में, गैस मॉलिक्यूल में ये तो नहीं होता कि गैस, जैसे गैस मॉलिक्यूल में क्या होता है, एक उधर एक, मतलब उनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, लेकिन सॉलिड में क्या होता है, वॉल्यूम फिक्स होती है। तो मान लिया 1 ग्राम मोल ऑफ सॉलिड्स में Na एटम है, ठीक है, यानी एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स है Na, ठीक है। हर एक एटम वाइब्रेट कर रहा है। अब इसमें क्या है, सॉलिड्स में, गैसेस में क्या हो रहे थे, गैसेस में क्या हो रहा था, मतलब सिर्फ ट्रांसलेट कर रहे थे एक पोजीशन से इधर। अब इसमें सॉलिड्स में क्या, मान लिया एक पॉइंट फिक्स है, तो मॉलिक्यूल क्या करेंगे, ट्रांसलेशन मोशन तो करेंगे ही, साथ में उसके रोटेशनल मोशन भी करेंगे, यानी अपने उस मेन पोजीशन के अराउंड वो रोटेट करेंगे, ठीक है। तो सॉलिड्स में क्या होता है, हर एक एटम जो है वाइब्रेट करता है उसकी मीन पोजीशन के चारों ओर। जैसे ये गैस मॉलिक्यूल है, मान लिया इसकी मीन पोजीशन होगी, तो गैसेस के केस में क्या होता है कि वो अपनी मीन पोजीशन के अराउंड रोटेट नहीं करते। लेकिन सॉलिड्स में क्या होता है कि उनके एक मीन पोजीशन के अराउंड वो रोटेट करने लग जाते हैं, क्योंकि एक टाइप से उनकी फिक्स वैल्यू हो जाती है। तो ये क्या हो जाएंगे, तो इसके अराउंड क्या करने लग रही है, मतलब वाइब्रेट करने लग जाते हैं अपनी मीन पोजीशन पे। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ये लॉ हमें क्या कहता है कि जो हमारी एवरेज एनर्जी एसोसिएट होती है ना एक एटम में, वो ड्यू टू ऑसिलेशंस के कारण वन डायमेंशन में वो क्या होती है, 2 × 1/2 kBT। ये एक बार लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ने दिया था कि एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर 1/2 kBT हो रहा है, क्योंकि ये सॉलिड्स है तो इसमें जो है ट्रांसलेशन मोशन के साथ वाइब्रेशन भी होगा, तो मीन पोजीशन के अराउंड वाइब्रेट करेगा। मान लिया इसके अराउंड इस तरीके से वाइब्रेट हो जाएगा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के अराउंड, तो वाइब्रेट होगा। तो इसमें दो हो गए, तो 2 × 1/2 kBT अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, यानी kBT। ये आ गया kBT। और अगर हम 3 डायमेंशंस में माने तो एवरेज एनर्जी पर एटम कितनी हो जाएगी, 3 kBT। ये तो मान लिया 2 डायमेंशन में था, क्योंकि सॉलिड्स में मान लिया वाइब्रेट करते हैं एक्स एक्सिस के लोग और वाई एक्सिस के लोग। अगर हम 3 डायमेंशन में लें तो हमारे पास 3 हो जाएगा, तो 3 kBT आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगी 3 kBT इन थ्री डायमेंशन में। तो टोटल एनर्जी 1 ग्राम मोल ऑफ एटम के लिए कितनी हो जाएगी, जो टोटल इंटरनल एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, 3 kBT इंटू में कितना हो जाएगा, Na। क्योंकि हमारे पास एक मॉलिक्यूल के लिए अगर इतनी है, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमारे पास कितने हैं सॉलिड्स के अंदर, सोडियम या अवोगाड्रो नंबर, तो 3 kBT इंटू Na। अब Kb इंटू Na क्या होता है, RT, R, तो 3RT, ये आ जाएगा अकॉर्डिंग। अभी यहाँ से एक क्वेश्चन फर्स्ट बन गई। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हमें क्या कहता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। ये हो गया, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W को फिर डेल्टा V लिख सकते हैं, डेल्टा W को, वर्क डन को, ये लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि सॉलिड्स में क्या होता है, हमारे जो सॉलिड्स हैं, सॉलिड में वॉल्यूम क्या होती है, कांस्टेंट, यानी उनकी वॉल्यूम कांस्टेंट होती है, चेंज नहीं होती। उनकी शेप भी कांस्टेंट होती है, साइज भी कांस्टेंट होता है, और उनकी वॉल्यूम भी कांस्टेंट होती है। तो वॉल्यूम यानी ये वाली चीज एक टाइप से कांस्टेंट हो जाएगी इन सॉलिड्स के केस में। तो डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U के इक्वल आ जाएगा, और ये टर्म आ जाएगी 0, ठीक है। अब मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू डेल्टा Q बाय डेल्टा T। हमें स्पेसिफिक हीट ही निकालनी है फॉर 1 मोल के लिए, तो मोलर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला निकालेंगे। तो डेल्टा Q हमारे पास किसके इक्वल आया है, डेल्टा U, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U के इक्वल आ गया, और इंटू डेल्टा डिवाइड बाई डेल्टा T, ठीक है, ये हो जाएगा। अब C इज इक्वल टू यहाँ से डेल्टा U,
जो u की वैल्यू कितनी आई थी 3RT, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ओनली 3R, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3R। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर सॉलिड्स के लिए c इज इक्वल टू 3R होता है, और r की वैल्यू, r हमारा क्या है यहाँ पे गैस कॉन्स्टेंट, तो r की वैल्यू हम कितनी लेंगे 8.31, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 24.93 जूल मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स, ये आ जाएगी इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए सॉलिड्स की, ठीक है। अब बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए वाटर। देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए वाटर, इसमें भी हम क्या यूज करेंगे लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। इसमें हम क्या मानेंगे कि हमारा जो वाटर है उसको हम सॉलिड की तरह ही बिहेव करवाएंगे। मान लिया कि उसमें जो हमारे सॉलिड्स में क्या कर रहे थे, एक मीन पोजीशन के अराउंड 2 मॉलिक्यूल रोटेट कर रहे थे। अब हम क्या मानेंगे, क्योंकि वाटर है तो H2O 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है, क्या करेंगे हम इनको 3D, क्योंकि 3 एटम है, 2 हाइड्रोजन है एंड 1 ऑक्सीजन है। ईच एटम जो है वाइब्रेट करेगा 3 डायमेंशंस में उसकी मीन पोजीशन के अराउंड। 3 एटम है, 3 एटम, तीनों के तीनों एटम अपनी मीन पोजीशन के अराउंड क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे 3 डायमेंशंस में, ठीक है, अबाउट इट्स मीन पोजीशन। देयरफॉर जो हम अगर लॉ ऑफ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, U इज इक्वल टू टोटल इंटरनल एनर्जी किसकी इक्वल हो जाएगी, क्योंकि 3 एटम है, एक एटम के लिए कितनी होती है 3 kBT, 1 के लिए kBT, तो 3 एटम तो 3 kBT, और उसके अराउंड 3 जो है एक्सिस वो रोटेट कर रहे हैं, 3 जो मॉलिक्यूल है अपने मीन पोजीशन के अराउंड रोटेट कर रहे हैं, तो 3 kBT इंटू Na ये हो जाएगा। तो यहाँ से 9 KB की जगह KB और Na की जगह क्या लिख देंगे R और T, तो जो हमारी इंटरनल एनर्जी है वो 9RT हो जाएगी, ठीक है। अब मोलर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला लगाएंगे, C इज इक्वल टू डेल्टा Q बाई डेल्टा T, सेम वही चीज डेल्टा U बाई डेल्टा T, क्योंकि उसमें भी वाटर के केस में वॉल्यूम भी क्या रहेगी एक टाइप से कांस्टेंट ही, क्योंकि हमने उसको सॉलिड्स ही मान के चले हम उसको, ठीक है, हमने अजम्पशंस ली है। तो डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U बाई डेल्टा T, तो डेल्टा U बाई डेल्टा T के रिस्पेक्ट में 9R हो जाएगा, क्योंकि T का विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो जाएगा 1, ठीक है। तो 9 और R की जगह अगर 8.31 करेंगे जब सोल्व आगे तो कितना आ जाएगा 74.37 जूल मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। अब देखो यहाँ से जो इसकी मोलर स्पेसिफिक हीट आई किसकी, वाटर की, ये जो आ गई, ठीक है, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है, इसने जो है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन के साथ बिल्कुल गुड एग्रीमेंट कर दिया था, ठीक है। इसने भी, इस वैल्यू ने भी, और जो हमारी जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आई थी सॉलिड्स की उसने भी, जो हमारा लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी था, इन दोनों चीजों में बहुत अच्छे से वो होल्ड हुआ। लेकिन इन सब के बाद कि जो ये आई बेसिस लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ये इसमें क्या है कि इंडिपेंडेंट हुई टेम्परेचर पे, क्योंकि देखो यहाँ पे कोई टेम्परेचर की टर्म नहीं थी, C इज इक्वल टू 9R ये, और वहां पे C इज इक्वल टू कितनी आई थी, हमने जो हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स के लिए निकाली थी 3R, और हमारी जो वाटर में आई वो कितनी आई 9R, तो यहाँ पे कोई टेम्परेचर में डिपेंडेंट नहीं आया था। लेकिन जो बाद में, इसके बाद ये जो हमारी क्लासिकल फिजिक्स क्या कहती थी कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है सॉलिड्स की एंड वाटर की, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, मतलब एट ए लो टेम्परेचर पर वो जो हमारा लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है उसको वो होल्ड नहीं करती। लेकिन जबकि हमारे पास यहाँ पे क्या आया कि हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं करती, तो उसमें जो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी था उसको होल्ड करने का कोई मतलब ही नहीं आया था, क्योंकि C जो हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट आई थी। लेकिन क्लासिकल फिजिक्स में कहा गया कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो एट ए लो टेम्परेचर पर स्पेसिफिक हीट जो है 0 हो जाती है, ये कहा गया हमारी क्लासिकल फिजिक्स में। इसीलिए जो हमारी क्लासिकल फिजिक्स है स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी वाटर की एंड सॉलिड्स की अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, तो वो आगे जाकर कहीं जो हमारी क्वांटम मैकेनिक्स थी उसमें रीड किया गया, लेकिन वो अभी तक अभी नहीं, वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी वो हुआ नहीं है, ठीक है। तो जो ये यहाँ से जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट आई थी, क्लासिकल फिजिक्स ने ये नहीं बताया था कि जो हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट रहेगी। उसने ये कहा था कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो टेम्परेचर पर एट ए लो टेम्परेचर पर 0 हो जाती है।
ठीक है। तो जो यहाँ से जो हमारी क्लासिकल फिजिक्स थी वो रॉन्ग हो गई थी। तो यहाँ से जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का ये फॉर्मूला आया था, वहां से सॉलिड्स के लिए C इज इक्वल टू किसके इक्वल आया था 3R, और यहाँ से C इज इक्वल टू किसके इक्वल आया था 9R। तो इस तरीके से क्लासिकल फिजिक्स जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को लो टेम्परेचर पर एक्सप्लेन करने में फेल हो गई थी। ठीक है। बाद में ये मॉडर्न फिजिक्स में किया गया था, जो क्वांटम कंसिडरेशन आई थी उसमें आगे आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये थी हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के बारे में। गैसेस के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके थे। उसके बाद करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मीन फ्री पाथ। देखो मीन फ्री पाथ क्या होता है, हमें क्लेसियस ने जो हमारी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस दी थी, जिन्होंने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में क्या कहा गया कि हमारे जो गैस मॉलिक्यूल हैं वो अलग अलग स्पीड के साथ अलग अलग डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है। क्योंकि सबकी स्पीड अलग अलग होती है तो हम उनकी अलग अलग स्पीड को कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हमें उनकी क्या निकालनी पड़ती है, एवरेज वैल्यू निकालनी पड़ती है। उन सबको जोड़कर बाय डिवाइडेड बाय टोटल नंबर से हम उसको डिवाइड कर देते, तो हम ऐसे मीन फ्री पाथ मीन निकालते थे। ठीक है। तो मीन फ्री पाथ क्या होता है, जो उन्होंने जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में क्या कहा गया कि जो हमारे मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, वो अलग अलग डिस्टेंस करते हैं अलग अलग स्पीड्स के साथ। हर एक मॉलिक्यूल की अपनी अलग अलग खुद की स्पीड होती है। ठीक है। जो मॉलिक्यूल है देखो इस तरीके से, मान लिया देखो जब हम मीन फ्री पाथ का डेरिवेशन करेंगे क्या होता है, मान लिया कि हमने कोई सिलेंडर ले लिया। ठीक है। ये उस सिलेंडर ले लिया हमने, देखो हमारे गैस मॉलिक्यूल अलग अलग मूव करेंगे अलग अलग पाथ में। तो इनमें देखो एक मॉलिक्यूल, जैसे ये मॉलिक्यूल है इससे टकराएगा, उसको टकराने से पहले इनके बीच में क्या आया, एक फ्री पाथ आया। मतलब देखो ये मॉलिक्यूल है इसके साथ कोलिजन करेगा, कोलिजन से पहले इनके बीच में क्या आया, एक फ्री पाथ आया कि जब तक वो ना कोलाइड करे। जब इसके साथ कोलाइड किया तब इनके बीच में क्या आया, एक फ्री पाथ आया। इसके साथ कोलाइड किया, कोलाइड करने से पहले इसके बीच में क्या है, फ्री पाथ। तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमारा क्या होता है, फ्री पाथ। डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड फ्री पाथ एंड देयर मीन इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। दिस इज द मीन फ्री पाथ। द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड फ्री पाथ एंड देयर मीन वैल्यू इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। मतलब मान लिया कि इनके बीच में हमने मीन फ्री पाथ फ्री पाथ मान लिया λ1, इनके बीच में मान लिया λ2, इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में मान लिया λ3। ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, फ्री पाथ। फ्री पाथ हो गए तो और हमें मीन फ्री पाथ निकालना है। मीन फ्री पाथ को हम लैम्बडा से डिनोट करते हैं, दैट इज λ1 प्लस λ2। ये हमारे क्या है, फ्री पाथ। अप टू सोन हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मान लिया λn तक है, और उसको हम n से यानी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दे तो वो हमें क्या देता है, उनकी मीन वैल्यू दे देता है। टोटल नंबर से डिवाइड करते तो ये क्या होती है, मीन फ्री पाथ। ठीक है। ये हो गया, तो ये हो गया λ1 अप टू λn तक बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दिया, ये होती है हमारी मीन फ्री पाथ। अब देखो इनका डेरिवेशन करते हैं। ये मान लिया कि हमारे मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से हैं, ये हो गया। ठीक है। ये मान लिया, इसका डायमीटर हम क्या मान ले, स्मॉल। इसका पूरा डायमीटर यहाँ पे ये मान लिया। ठीक है। इसका डायमीटर हम d मान लेते हैं, स्मॉल d। ठीक है। और इसका डायमीटर भी हम d मान लेते हैं, ये हो गया। ठीक है। ये मान लिया हमने, ये हो गया, हो गया। अब देखो हमें पता है कि जो हमारे d क्या मान लिया हमने, डायमीटर मान लिया ईच मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस का। पर्टिकुलर मॉलिक्यूल विल सफर कोलिजन विद एनी मॉलिक्यूल दैट कम्स विद ए डिस्टेंस d। ये रहा डिस्टेंस, जब तक वो उसके साथ कोलाइड करेगा तो उसे हर एक मॉलिक्यूल को डिस्टेंस d है कवर करनी पड़ेगी। ठीक है। डिस्टेंस d क्या है, बिटवीन टू सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस। हमने c बार क्या मान लिया, उनकी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल की हर एक की अपनी अलग अलग स्पीड होती है, तो हम उनको अलग अलग स्पीड उनकी डिफाइन कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हम उनकी एवरेज स्पीड मान लेते हैं, यानी टोटल मॉलिक्यूल और डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, तो एवरेज स्पीड मान लेते हैं। एवरेज स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल, सी बार हमने क्या मान लिया, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस, गैस के मॉलिक्यूल की।
ठीक है, सी बार हमने मान लिया। एज हमें पता है कि जो वॉल्यूम स्वेप्ट बाय मॉलिक्यूल, अब इसमें जो है ये जो, अब ये हमारा क्या है, एक सिलेंडर है, सिलेंडर की वॉल्यूम ये होगी। अब वॉल्यूम स्वेप्ट बाय मॉलिक्यूल इन स्मॉल टाइम डेल्टा टी, वो किसके इक्वल हो जाएगी, देखो एरिया, जो हमारी वॉल्यूम होती है वो किसके इक्वल होती है, एरिया इंटू लेंथ। ये सिलेंडर का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर हो गया, इंटू वॉल्यूम क्या होती है, एरिया इंटू लेंथ, एरिया और लेंथ हो गया, लेंथ किसके इक्वल हो जाएगा, देखो क्योंकि स्पीड क्या होती है हमारी, डिस्टेंस बाय टाइम, डेल्टा टाइम टी हमने टाइम माना है, हमने स्पीड हमारी एवरेज स्पीड मानी थी डी बाय डेल्टा टी। अब क्योंकि हमें क्या चाहिए यहाँ पर, वॉल्यूम हमारी क्या होती है, एरिया इंटू लेंथ, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो एक टाइप से क्या है, लेंथ ही है, तो हम यहाँ से एल, या इसको हम एल भी मान सकते हैं डिस्टेंस को, है ना, तो यहाँ से जो एल आ जाएगी वो स्पीड इंटू टाइम आएगी, यानी सी द बार इंटू डेल्टा टी, तो यहाँ से ये आ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम क्या होती है, एरिया इंटू लेंथ, एरिया पाई आर स्क्वायर, आर हमने जो रेडियस मानी थी ये मान ली आर, क्योंकि इनके बीच में ये मान ली थी ना ये, तो पाई आर स्क्वायर इंटू सी बार इंटू डेल्टा टी, ठीक है, तो ये हो जाएगी, और ये क्योंकि वॉल्यूम हमारी एरिया इंटू लेंथ होती है, यहाँ से जो डिस्टेंस है वो एक टाइप से लेंथ ही है, तो लेंथ क्या हो जाएगी, स्पीड इंटू टाइम डेल्टा टी, स्पीड क्या हमारी एवरेज स्पीड, ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, वॉल्यूम, ये हमारी हो गई वॉल्यूम। वॉल्यूम स्वेप्ट बाय द मॉलिक्यूल इन स्मॉल टाइम डेल्टा टी में, स्मॉल टाइम डेल्टा टी में ये होगी हमारी वॉल्यूम, ठीक है, यहाँ से ये वो लेंथ जो है ये किसकी इक्वल आई, तो ये ऐसे आएगी, ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या चाहिए, हमारे पास इसमें इस पूरे प्रोसेस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने थे, एन, ये किसके लिए आया था, एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए, तो एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए निकालेंगे पर यूनिट वॉल्यूम, इफ n is the number of molecule per unit volume of the gas, per unit volume of gas, तो किसके इक्वल हो जाएगा, एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए ये आए थे ये, तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए कितना हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर सी इंटू डेल्टा टी, सी बार लिखेंगे क्योंकि दिस इज एवरेज स्पीड, इंटू एन, क्योंकि एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए हो गया। अब नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड, ये था एक कोलिजन, मतलब ये किसके इक्वल आया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस, ये मतलब ये क्या हुआ कि ये जो चीज आई है ना, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस, मतलब ये क्या है, एक कोलिजन हुआ, ये कोलिजन हुआ। कोलिजन कैसे हुआ कि एक मान लिया इतने कोलिजन में पाई डी स्क्वायर सी डेल्टा टाइम, इतने कोलिजन में किसके इक्वल आई, ये हो गया, मान लिया ये इतने कोलिजन में ये इसके इक्वल आया था, तो इन टाइम डेल्टा टी में मान लिया इतने नंबर ऑफ कोलिजन हुए, है ना, क्योंकि मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं, तो एक डेल्टा टाइम टी में इतने नंबर ऑफ कोलिजन हुए। अब नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड में देखेंगे, नंबर ऑफ कोलिजन वो तो हमने डेल्टा टाइम टी में देखा था, अब नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड, यानी एक सेकंड के अंदर कितने नंबर ऑफ कोलिजन हुए, ये तो हमने किस में देखा था, इन टाइम डेल्टा टी में। अब एक सेकंड के अंदर कितने हो जाएंगे, पाई डी स्क्वायर इंटू सी बार इंटू डेल्टा टी इंटू एन बाई किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा टी, क्योंकि टाइम में हम इसको देख रहे हैं, तो यहाँ से किसके इक्वल हो जाएगा, एन पाई डी स्क्वायर सी बार, क्योंकि एन से डेल्टा टी से डेल्टा टी, एन पाई डी स्क्वायर और सी बार इज द एवरेज स्पीड, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, एवरेज टाइम, ये तो हमारे पास क्या था, नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम में, एक सेकंड के अंदर कितने नंबर ऑफ कोलिजन हुए। अब हम क्या निकालेंगे, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, यानी देखो क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमारे कोलाइड कर रहे हैं, अब अलग अलग स्पीड के साथ करें तो हम एक टाइम पे तो उनका निकाल नहीं सकते हैं, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज टाइम। देखो यहाँ तक हो गया, अब हम यहाँ पे निकालेंगे एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव
बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, यानी जब कोलिजन हुआ तब उनके बीच में एवरेज टाइम, यानी मॉलिक्यूल के बीच में, क्योंकि हमें अलग अलग टाइम निकालना तो पॉसिबल है नहीं, तो हम उनका क्या निकालेंगे, एवरेज टाइम। जब कोलिजन हो रहा था, तो कोलिजन हुआ तो एवरेज टाइम किसके इक्वल आएगा, टो इज इक्वल टू 1 किस ये हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड था, तो हमें क्या निकालना है, एवरेज टाइम। तो ये हो जाएगा 1/t, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन 1/n πd²c²। ये किसके इक्वल आ जाएगा, एवरेज टाइम। तो n πd²c², ये हमारा क्या था, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड। हमें क्या पूछा है, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, ये भी तो कोलिजन था पर सेकंड में। अब हमें क्या पूछा कि एवरेज टाइम, यानी हर एक जब कोलिजन हुआ, यानी तो मॉलिक्यूल के बीच में टकराने से पहले उनके बीच में कितना एवरेज टाइम हुआ। ठीक है, तो एवरेज टाइम इसके इक्वल हो जाएगा। तो टो इज इक्वल टू 1/n πd²c²। ये हो गया हमारा एवरेज टाइम। तो यहाँ तक हो गया था कि एवरेज टाइम दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में ये आ गया था। अब जो हमारी मीन फ्री पाथ है, क्योंकि हमें मीन फ्री पाथ ही निकालनी है, मीन फ्री पाथ वो किसके इक्वल होगा, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। अब देखो ये कैसे आया, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, ये दोनों इक्वल कैसे आए, देखो अब ये बताते हैं कि दोनों कैसे इक्वल आए, कि जो मीन फ्री पाथ है वो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन के इक्वल कैसे है। देखो, क्योंकि मीन फ्री पाथ क्या होता है, कि फ्री पाथ क्या होता है, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच की डिस्टेंस होती है, जब उनका मीन निकाले तो मीन फ्री पाथ होती है। वही किसके इक्वल आ गई, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। तो वही तो आ गई, मान लिया दो मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, वो जब तक उनकी अलग अलग स्पीड है तो हम उनके अलग अलग स्पीड को कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हमें उनका क्या निकालना पड़ेगा, मीन, यानी एवरेज निकालना पड़ेगा। तो हम एक टाइप से यही कह सकते हैं कि हमारी जो मीन फ्री पाथ है वो एवरेज डिस्टेंस के इक्वल ही हो गई, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस था वही किसके इक्वल हो गई, मीन फ्री पाथ के। तो लैम्बडा इज इक्वल टू, अब जो हमारी ये एवरेज डिस्टेंस है दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में, हम इनको कैसे ले सकते हैं, मॉलिक्यूल की जो मीन वेलोसिटी है और इनटू में हम टो, यानी जो हमारा एवरेज टाइम आया था ये वाला, ये जो एवरेज टाइम आया था और जो हमारी मीन वेलोसिटी है, तो उनको हम ये ऐसे लिख सकते हैं वेलोसिटी, क्योंकि हमारे पास देखो जो डिस्टेंस होती है, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम, एक टाइप से डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ही होती है। तो अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो वेलोसिटी इंटू एवरेज टाइम ही तो हो जाएगा, तो मीन वेलोसिटी इंटू तो ये ऐसे हो जाएगा, तो एवरेज डिस्टेंस ये ऐसे आ जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। तो जब हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो मीन वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी टो हमारा क्या है, एवरेज डिस्प्लेसमेंट ही तो था, एवरेज टाइम ही तो था मॉलिक्यूल के बीच में, तो यहाँ से टो ये ऐसे आ जाएगा। अब लैम्बडा इज इक्वल टू मीन वेलोसिटी हमारी क्या है, c² इंटू टो की वैल्यू यहाँ से क्या आई थी, 1/n πd² इंटू c²। अब c² से c² कैंसिल, यानी हमारे पास मीन फ्री पाथ किसके इक्वल होगी, n πd²। यही हमारी क्या थी, मीन फ्री पाथ, मॉलिक्यूल के बीच में ये होती है हमारी मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला, ठीक है। तो टो इज इक्वल टू 1/n πd², ठीक है। तो इसको हम, जो हमारा ये n है, इसको हम एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई थी हमारी मीन फ्री पाथ। अब हम बात करते हैं ब्राउनियन मोशन पे, जो आज का लास्ट टॉपिक है, ब्राउनियन मोशन। देखो ब्राउनियन मोशन क्या आई थी, मतलब इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि एक टाइप से ब्राउनियन मोशन हमारा क्या होता है, एक जिगजैग फॉर्म होती है मॉलिक्यूल की, ऐसे जिगजैग मोशन होती है मॉलिक्यूल की। देखो ये जो एक्टिविटी की थी ना, सबसे पहले 1827 में स्कॉटिश एक बोटनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। उसने क्या देखा कि माइक्रोस्कोप से देखा कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं फ्लावर के, सस्पेंडेड जैसे इन ए वाटर, मतलब देखो कैसे हुआ कि जो हमारा फ्लावर्स होते हैं,
है ना, उनको उसने जब उसके जो जो हमारा उसका जूस होता है उसके रस को देखा, तो उसमें क्या देखा कि जो वाटर मॉलिक्यूल यानी जो उसके मॉलिक्यूल हैं पोलन ग्रेन्स के, वो क्या हो रहे थे, सस्पेंडेड ऑन दी वाटर, यानी अपने जो उस सरफेस पर एक टाइप से इस मोशन में मूव कर रहे थे, यानी जिगजैग मोशन में वो क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे। उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप से देखा था, तो इसलिए उन्होंने ये जो चीज देखी, ये बहुत ही सरप्राइज दिखी कि जो वहां पर जो मॉलिक्यूल थी उनकी जिगजैग मोशन, है ना, और जो वो जिगजैग मोशन कर रहे थे मॉलिक्यूल, वो क्या कर रहे थे, एक दूसरे के साथ कोलाइड भी कर रहे थे, कोलाइड कर कर वो जिगजैग मोशन में आ रहे थे। ठीक है, तो ये जो टीनी ऑब्जेक्ट हैं ये दूसरे जो हमारे मॉलिक्यूल्स थे उनके साथ बॉम्बार्डमेंट कर रहे थे, उनकी हर एक साइड के साथ। ठीक है, बॉम्बार्डमेंट हो रहा था। इम्पल्स और जो टॉर्क यानी टकराने से जो प्रोड्यूस होते हैं, इम्पल्स और टॉर्क जो है ऑब्जेक्ट में, वो कॉन्टिन्यूसली हो रहे थे, क्योंकि बॉम्बार्डमेंट भी कॉन्टिन्यूस हो रहा था। और वो यानी उनका जो हर एक मॉलिक्यूल के सम का जो उन्होंने देखा कि वो 0 के इक्वल भी नहीं आ रहा था। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि मॉलिक्यूल इस तरीके से मोशन में आ रहे थे कि वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉम्बार्डमेंट भी कर रहे थे, और उनके जो टॉर्क और जो यानी जो फोर्स लग रहा था, क्योंकि बॉम्बार्डमेंट में टॉर्क भी लगेगा, है ना, और जो इम्पल्स लग रहा था, उनके टोटल सम 0 के इक्वल भी, मतलब एग्जैक्टली 0 नहीं आ रहा था। यानी उनके बीच में कुछ इम्पल्स, नेट इम्पल्स था और टॉर्क था। एक मॉलिक्यूल का नेट इम्पल्स था और टॉर्क था दूसरे मॉलिक्यूल की डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में, यानी उनका एग्जैक्टली 0 नहीं हुआ। ये भी एक सरप्राइज बात थी, क्योंकि जिगजैग मोशन थी, टकराने के बाद उनका नेट इम्पल्स और उनका नेट जो टॉर्क है वो भी 0 नहीं हुआ था। ठीक है, तो ब्राउनियन मोशन क्या होती है, मॉलिक्यूल की एक जिगजैग मोशन होती है कि वो अपने उस पॉइंट पर अपने दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉम्बार्डमेंट करके भी अपने जिगजैग मोशन में वो चलते रहते हैं। ठीक है, तो वो होती है ब्राउनियन मोशन। अब ब्राउनियन मोशन है कुछ फैक्टर से इंक्रीज होती है। कौन कौन सी फैक्टर है वो, कि पहला तो है, अगर मान लिया साइज ऑफ सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट इज स्मॉल है, देखो पहला मतलब किन फैक्टर से जो हमारी ब्राउनियन मोशन है वो इंक्रीज करती है। पहला, साइज ऑफ सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट इज स्मॉलर, साइज ऑफ सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट इज स्मॉलर। मतलब क्या हुआ इसका, कि मान लिया कि हमने किसी मॉलिक्यूल, जैसे हमने जो बॉब है, ठीक है, अगर मान लिया बिल्कुल छोटे से धागे के साथ लटका रखा हो, अगर हम उसको ऐसे थोड़ा सा ऐसे अपना फोर्स दे दें, तो क्या करेगा वो, ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल करता रहेगा आपस में, इससे मान लिया एक बॉब है और दूसरा बॉब है, तो क्या करेंगे, इससे बॉम्बार्डमेंट करवा के दूसरे बॉब से, तो वो आपस में ऐसे जिगजैग मोशन में, मतलब ऐसे मूव करते रहेंगे वो। तो साइज ऑफ द सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट जब स्मॉल हो, यानी जब जिससे हमने ऑब्जेक्ट को लटका रखा है, अगर उसका साइज क्या हो, स्मॉल हो। सेकंड क्या है, डेंसिटी ऑफ व्हेन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज स्मॉल, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज स्मॉल, मतलब क्या हुआ कि वो कम डेंसर हो, है ना, कि देखो मॉलिक्यूल जो है, अगर हम देखो, अगर वाटर मिला दे किसी मिल्क के अंदर, मान लिया वाटर मिला दे, एक तो हमारे पास बिल्कुल डेंसर मिल्क हो, और फिर उसके अंदर अगर हम वाटर मिला दें, तो हमें ज्यादा, अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वाटर मिलाने के बाद जो मॉलिक्यूल मूव कर रहे होंगे, तो वो जिगजैग मोशन उनकी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू डेंसर मीडियम। तो डेंसिटी जो है फ्लूइड की वो क्या होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए। ठीक है, मतलब फ्लूइड की नहीं, हम कोई भी मीडियम ले रहे हैं, एयर के अंदर अगर हम करवा रहे हैं, तो उसकी भी मतलब मीडियम कुछ भी हो, तो मीडियम की जो डेंसिटी है वो स्मॉल होनी चाहिए। तीसरी इसमें चीज आएगी टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है डिक्रीज होना चाहिए, सॉरी, टेम्परेचर ऑफ मीडियम हायर होना चाहिए, टेम्परेचर ऑफ मीडियम इज हायर। देखो हम इसमें वाटर में ही देख रहे थे, अगर हम मान लिया वाटर को बहुत तेज गर्म कर देते हैं, तो क्या होता है कि वाटर के मॉलिक्यूल बहुत जल्दी जल्दी मूव करने लग जाते हैं टेम्परेचर होने से। तो उसमें वही बात आ गई, जिगजैग मोशन में ही ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा जल्दी जल्दी मूव करेंगे ऐसे 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 करके, तो टेम्परेचर जो है हायर होना चाहिए। और उसमें फोर्थ पॉइंट आएगा, इसमें विस्कोसिटी क्या होनी चाहिए, स्मॉलर, क्योंकि विस्कस मीडियम के अंदर जो मॉलिक्यूल है वो मूव नहीं कर पाते, है ना। अगर मान लिया हम हनी ले और वाटर ले, विस्कोसिटी ऑफ मीडियम
इज लोअर, मतलब कम होनी चाहिए। अगर हम मान लिया हनी ले और वाटर ले, तो मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा मूव किस में करेंगे, वाटर के अंदर, क्योंकि क्या है वो कम विस्कस है, तो विस्कोसिटी क्या होनी चाहिए, स्मॉल। तो ये थी हमारी ब्राउनियन मोशन। तो आज जो हमारी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज है ये पूरी कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इसके ऊपर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज पर। तो आज की हमारा जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज ये कंप्लीट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।